नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है पैपू जी। सिद्धांत का सबसे बड़ा दुश्मन है मुरव्वत। कठिनाइयों, बाधाओं, प्रलोभनों का सामना आप कर सकते हैं दृढ़ संकल्प और आत्मबल से, लेकिन एक दिली दोस्त से बेमुरव्वती नहीं की जाती। सिद्धांत रहे या जाए। कई साल पहले मैंने जनेऊ हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की थी, अब कभी किसी की भी बारात में ना जाऊंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ऐसी विकट प्रतिज्ञा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी कथा लंबी है और आज भी उसे याद करके मेरी प्रतिज्ञा को जीवन मिल जाता है। बारात थी कायस्थों की। समधी थे मेरे पुराने मित्र। बारातियों में अधिकांश जान पहचान के लोग थे। देहात में जाना था, मैंने सोचा चलो 2-4 दिन की देहात की सैर रहेगी, सो चल पड़ा। लेकिन मुझे यह देखकर हैरत हुई कि बारातियों की वहाँ जाकर बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी। बात बात पर झगड़ा तकरार, सभी कन्या पक्ष वालों से मानो लड़ने को तैयार। यह चीज़ नहीं आई, वह चीज़ नहीं भेजी, ये आदमी है या जानवर? पानी बिना बर्फ़ के कौन पिएगा? गधे ने बर्फ़ भेजी भी तो 10 सेर। पूछो 10 सेर बर्फ़ लेकर आंखों में लगाएं या किसी देवता को चढ़ाएं? अजब चिल्लपों मची हुई थी। कोई किसी की ना सुनता था। समधी साहब सिर पीट रहे थे कि यहाँ उनके मित्रों की कितनी दुर्गति हुई है, इसका उन्हें उम्र भर खेद रहेगा। वे क्या जानते थे कि लड़की वाले इतने गंवार हैं। गंवार क्यों, मतलब ही कहिए। कहने को शिक्षित हैं, सभ्य हैं, भद्र हैं। धन की भी भगवान की दया से कोई कमी नहीं, मगर दिल के इतने छोटे। 10 सेर बर्फ़ भेजते हैं, सिगरेट की एक डिबिया भी नहीं। फंस गया और क्या। मैंने उनसे बिना सहानुभूति दिखाए कहा, सिगरेट नहीं भेजी तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया। खमीरा तंबाकू तो 10 सेर भेज दिया है, पीते क्यों नहीं घोल घोल कर। मेरे समधी मित्र ने मुझे विस्मय भरी आंखों से देखा। उन्हें अपने कानों पर विश्वास न था। ऐसी अनीति। बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, खमीरा यहाँ कौन पीता है। मुद्दत हुई, लोगों ने गुड़गुड़ियाँ और फर्शियाँ गुदड़ी बाजार में बेच डाली। थोड़े से दकियानूसी अब भी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, लेकिन बहुत कम। यहाँ तो ईश्वर की कृपा से सभी नई रोशनी, नए विचार और नए ज़माने के लोग हैं, और कन्या वाले ये बात जानते हैं, फिर भी सिगरेट नहीं भेजी। यहाँ कई सज्जन 8-10 डिब्बियाँ रोज़ पी जाते हैं। एक साहब तो 12 तक पहुँच जाते हैं, और 4-5 डिब्बियाँ तो आम बात है। इतने आदमियों के बीच में 500 डिब्बियों भी ना हो तो क्या हो। और बर्फ़ देखी आपने, जैसे दवा के लिए भेजी है। यहाँ इतनी बर्फ़ घर घर आती है। मैं तो अकेला ही 10 सेर पी जाता हूँ। देहातियों को कभी अकल ना आएगी, पढ़ लिख कितने भी जाएं। मैंने कहा, तो आपको अपने साथ एक गाड़ी सिगरेट और टन भर बर्फ़ लेते आना चाहिए था। वे स्तंभित हो गए। बोले, आप भंग तो नहीं खा गए? मैंने कहा, जी नहीं, कभी उम्र भर नहीं खाई। तो उन्होंने कहा, तो ऐसी उल जलूल बातें क्यों करते हो। मैंने कहा, मैं तो संपूर्णतः अपने होश में हूँ। इस पर वह बोले, होश में रहने वाला आदमी ऐसी बातें नहीं कर सकता। हम यहाँ लड़का ब्याहने आए हैं। लड़की वालों को हमारी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेगी, सारी। हम जो कुछ मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा, रो रो कर देना पड़ेगा। दिल लगी नहीं है, नाक को चने न चबवा दिए तो कहिएगा। यह हमारा खुला अपमान है। द्वार पर बुलाकर जलील करना। और मेरे साथ जो लोग आए हैं वे नाई कहार नहीं हैं, बड़े बड़े आदमी हैं। मैं उनकी तौहीन नहीं देख सकता। अगर इन लोगों की यह जिद है तो बारात लौट जाएगी। मैंने देखा कि यह इस वक्त ताव में है, इनसे बहस करना उचित नहीं। आज जीवन में पहली बार केवल 2 दिन के लिए इन्हें एक आदमी पर अधिकार मिल गया है। उसकी गर्दन इनकी पाँव के नीचे है। फिर उन्हें क्यों ना नशा हो जाए, क्यों ना सिर फिर जाए, क्यों ना दिल खोल कर उस पर रौब जमाएं। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों पर मुद्दतों से हुकूमत चलाते आए हैं, और उस अधिकार को त्याग देना आसान नहीं है। इन लोगों के दिमाग में इस वक्त ये बात कैसे आएगी कि तुम कन्या पक्ष वालों के मेहमान हो, और वे तुम्हें जिस तरह रखना चाहें तुम्हें रहना होगा। मेहमान को जो आदर सत्कार, चूनी चौकर, रूखा सूखा मिले, इस पर उसे संतुष्ट होना चाहिए। शिष्टता यह कभी गवारा नहीं कर सकती कि वह जिनका मेहमान है उनसे अपनी खातिरदारी का टैक्स वसूल करे। मैंने वहाँ से टल जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन जब विवाह का मुहूर्त आया, इधर से 1 दर्जन विस्की की बोतलों की फरमाइश हुई और कहा गया,
जब तक बोतलें ना आ जाएंगी हम विवाह संस्कार के लिए मंडप में न जाएंगे। तब मुझसे ना देखा गया। मैंने समझ लिया ये सब पशु हैं, इंसानियत से खाली। इनके साथ एक क्षण भी रहना अपनी आत्मा का खून करना है। मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि अब कभी किसी बारात में न जाऊंगा। अपना बोरिया बिस्तर लेकर उसी क्षण वहाँ से चल पड़ा। इसीलिए जब गत मंगलवार को मेरे परम मित्र सुरेश बाबू ने मुझे अपने लड़के के विवाह का निमंत्रण पत्र दिया तो मैंने सुरेश बाबू को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, जी नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं ना आऊँगा। उन्होंने खिन्न होकर कहा, आखिर क्यों? मैंने प्रतिज्ञा की है, अब किसी बारात में ना जाऊँगा। इस पर वह बोले, अपने बेटे की बारात में भी नहीं? तो मैंने कहा, बेटे की बारात में मैं खुद अपना स्वामी रहूँगा। इस पर मित्र बोले, तो समझ लीजिए ये आप ही का पुत्र है और आप यहाँ अपने स्वामी हैं। मैं निरुत्तर हो गया। फिर भी मैंने अपना पक्ष न छोड़ा। आप लोग वहाँ कन्या पक्ष वालों से सिगरेट, बर्फ़, तेल, शराब आदि आदि चीज़ों का आग्रह तो ना करेंगे? इस पर मेरे मित्र ने कहा, भूल कर भी नहीं। इस विषय में मेरे विचार वही हैं जो आपके हैं। इस पर मैंने फिर से कहा, ऐसा तो ना होगा मेरे जैसे विचार रखते हुए भी आप वहीं दुराग्रहियों की बातों में आ जाएंगे और अपने हथकंडे शुरू कर देंगे। इस पर वह बोले, मैं आप ही को अपना प्रतिनिधि बनाता हूँ। आपके फैसले की वहाँ कहीं अपील ना होगी। दिल में मेरे अभी भी कुछ संशय था, लेकिन इतना आश्वासन मिलने पर और ज़्यादा अड़ना असज्जनता होगी। आखिर मेरे वहाँ जाने से यह बेचारे तर तो नहीं जाएंगे। केवल मुझसे स्नेह रखने के कारण ही तो वह सब कुछ मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। मैंने चलने का वादा कर लिया, लेकिन जब सुरेश बाबू विदा होने लगे तो मैंने घड़े को थोड़ा और ठोका। लेन देन का कोई झगड़ा तो नहीं है? इस पर वह बोले, नाम को भी नहीं। वे लोग अपनी खुशी से जो दे देंगे हम ले लेंगे। मांगने ना मांगने का अधिकार तो आपका रहेगा। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, मैं चलूँगा। शुक्रवार को बारात चली। केवल रेल का सफ़र था और वह भी 50 मील का। तीसरे पहर हम एक्सप्रेस से चले। शाम को कन्या के द्वार पर पहुंच गए। वहाँ हर तरह का सामान मौजूद था। किसी चीज़ के मांगने की ज़रूरत ही ना थी। बारातियों की इतनी खातिरदारी भी हो सकती है, इसकी मुझे कल्पना भी ना थी। घराती इतने विनीत हो सकते हैं। कोई बात मुँह से निकली नहीं कि एक की जगह 4 आदमी हाथ बांधे हाजिर। लग्न का मुहूर्त आया। हम सभी मंडप में पहुँचे। वहाँ तिल रखने की जगह भी ना थी। किसी तरह धस धसाकर अपने लिए जगह निकाली। सुरेश बाबू मेरे पीछे खड़े थे। बैठने को वहाँ जगह न थी। कन्यादान संस्कार शुरू हुआ। कन्या का पिता एक पीताम्बर पहने आकर वर के सामने बैठ गया और उसके चरणों को धोकर उस पर अक्षत, फल फूल चढ़ाने लगा। मैं अब तक सैकड़ों बारातों में जा चुका था, लेकिन विवाह संस्कार देखने का मुझे कभी अवसर ना मिला था। इस समय वर के सगे संबंधी ही जाते थे। अन्य बाराती जनवासे में पड़े सोते थे या नाच देखते थे या ग्रामोफोन के रिकॉर्ड सुनते थे, और कुछ ना हुआ तो कई टोलियों में ताश खेलते थे। अपने विवाह की मुझे याद नहीं। इस वक्त कन्या के वृद्ध पिता को एक युवक के चरणों की पूजा करते देख मेरी आत्मा को चोट लगी। यह हिंदू विवाह का आदर्श है या उसका परिहास? जमाता एक प्रकार से अपना पुत्र है। उसका धर्म है कि अपने धर्म पिता के चरण धोए, उस पर पान फूल चढ़ाए। यह तो नीति संगत मालूम होता है। पर कन्या का पिता वर के पांव पूजे, यह तो शिष्टता ना हुई, ना धर्म ना मर्यादा। मेरी विद्रोही आत्मा किसी तरह शांत न रह सकी। मैंने झल्लाए हुए स्वर में कहा, यह क्या अनर्थ हो रहा है भाइयों? कन्या के पिता का यह अपमान! क्या आप लोगों में आदमियत रही ही नहीं? मंडप में सन्नाटा छा गया। मैं सभी आंखों के आकर्षण का केंद्र बन गया। मेरा क्या आशय है ये किसी की समझ में ना आया। आखिर सुरेश बाबू ने पूछा, कैसा अपमान और किसका अपमान? यहाँ तो कोई अपमान नहीं हो रहा। मैंने कहा, कन्या का पिता वर के पांव पूजे, यह अपमान नहीं तो क्या है? इस पर वह बोले, यह अपमान नहीं भाई साहब, प्राचीन प्रथा है। कन्या के पिता महोदय बोले, यह मेरा अपमान नहीं है मान्यवर, मेरा अहोभाग्य है कि आज का शुभ अवसर आया। आप इतने से ही घबरा गए? अभी तो कम से कम 100 आदमी पैपू जी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कितने ही तरसते हैं कि कन्या होती तो वर के पांव पूजकर अपना जन्म सफल करते। मैं लाजवाब हो गया। समधी साहब पांव पूज चुके तो स्त्रियों और पुरुषों का एक समूह वर की ओर उमड़ पड़ा
और प्रत्येक प्राणी लगा उसके पाँव को पूजने। जो आता था अपनी हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ चढ़ा जाता था। सब लोग प्रसन्न चित्त और गदगद नेत्रों से यह नाटक देख रहे थे और मैं मन ही मन में सोच रहा था, जब समाज में औचित्य ज्ञान का इतना लोप हो गया है और लोग अपने अपमान को अपना सम्मान समझते हैं, तो फिर क्यों ना स्त्रियों की समाज में दुर्दशा हो। क्यों ना वे अपने को पुरुष के पाँव की जूती समझें। क्यों ना उनके आत्मसम्मान का सर्वनाश हो जाए। जब विवाह संस्कार समाप्त हो गया और वर वधू मंडप से निकले तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसी थाल में से थोड़े से फूल चुन लिए और एक अर्थ चेतना की दशा में न जाने किन भावों से प्रेरित होकर उन फूलों को वधू के चरणों पर रखाया और उसी वक्त वहाँ से चल दिया। ये उस समय की कहानियाँ हैं जब हमारे समाज में परिवर्तन हो रहे थे। समाज में फैली हुई बुराइयों के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कई कहानियों के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की है। जैसे कि इस कहानी में भी हो रहा है। पुराने वक्तों में ये आमतौर पर देखा जाता था कि जब भी शादी होती थी तो घराती मतलब वधू पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों को पूर्ण सम्मान देने की कोशिश करते थे और बहुधा यह भी देखने में आया था कि वधू पक्ष के लोगों को दबा दिया जाता था। वर पक्ष वाले कई बार नाजायज़ मांगे भी रख देते थे। इस तरह से सभी रिश्तों का अपमान होता है और इस तरह की बुराइयों के बारे में समाज को चेताना मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों का एक लक्ष्य रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो कहानी आप तक लेकर आऊँ। थैंक यू।